हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, अर्थशास्त्र को लेकर काफ़ी सारी क्वेरीज आ रही थी। हालांकि एक दो वीडियो दिए गए हैं, लेकिन उतना आनंद नहीं आ पा रहा था जितना आना चाहिए था। लेकिन ये वीडियो आपकी तबीयत मस्त करने वाला है। पूरी अर्थशास्त्र को निचोड़ कर रखेंगे और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इसकी आप पूरी तरीके से गारंटी ले सकते हैं। तो दोस्तों, इतना ज़्यादा कंटेंट रहने वाला है कि आप खुद ही सारे मैटर को नहीं तैयार कर पाओगे। अगर तैयार कर लिए तो एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और लाइक्स का टारगेट हम 1000 रखते हैं। क्योंकि देखिए, लाइक्स मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, तो ये लगता है कि हाँ, हमने जो एफर्ट्स किए हैं वो किसी की मदद कर रहे हैं, वो बेनिफिशियरी हैं, किसी के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। अन्यथा अगर उस तरह का ज़्यादा मतलब एप्रिसिएशन नहीं मिलता तो फिर मज़ा नहीं आता। लाइफ में सक्सेस का एक मूल मंत्र होता है एप्रिसिएशन, मोटिवेशन, इनकरेज करना। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आदमी बहुत कुछ कर सकता है। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ही बनता है वित्त आयोग से। भाई, अर्थशास्त्र हो और वित्त आयोग की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, अर्थशास्त्र के अंतर्गत वित्त आयोग का जो गठन है 22 नवंबर 1951 को हुआ है। और एक खास बात कि वित्त आयोग एक संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। यह एक संवैधानिक संस्था है और सलाहकारी संस्था है। ठीक है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये तीन प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। इसकी स्थापना कब हुई, गठन कब हुआ? 22 नवंबर 1951 को। कैसी संस्था है? संवैधानिक और सलाहकारी संस्था है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसकी व्याख्या है? 280 के अंतर्गत। अब दोस्तों, अगला फैक्ट है कि अनुच्छेद 281 के तहत वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का जो गठन है राष्ट्रपति करता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ये भी एक बिंदु है। वित्त आयोग में देखा जाए तो 5 सदस्य होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। अब तक कुल 15 वित्त आयोगों का गठन किया जा चुका है। और वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां चल रहा है जब वीडियो शूट हो रहा है। पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे केसी नियोगी थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और यहाँ पर 14वें वित्त आयोग के वाई रेड्डी जी थे अध्यक्ष। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि वित्त आयोग का कार्य केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना है, कि केंद्र को कितना देना है, राज्य को कितना देना है। एक घर में समझ लीजिए कि एक मुखिया है बड़ा सा, और वो कहता है, जो फाइनेंशियल चीज़ों को देखता है, कि मैं इसको कितना पैसा देना है, इसको कितना देना है। तो राज्य और केंद्र दो भाई हैं। ठीक है। तो राज्य सरकारों और केंद्र सरकारों में कितना राजस्व का बंटवारा करना है, ये वित्त आयोग कार्य है इसका। 14वें वित्त आयोग में अनुपात 58-42 का था। और 59 जो वर्तमान में वित्त आयोग है, 59% जो राजस्व है वो क्या होगा? केंद्र को अलॉटेड होगा और 41% स्टेट को। अब 15वें वित्त आयोग की बात करें तो 2020 से 2025 तक चलेगा। और इसके अध्यक्ष नंद किशोर सिंह जी हैं। एक अध्यक्ष हैं और 4 सदस्य हैं। सदस्यों में अजय नारायण झा, अनूप सिंह, अशोक लाहिड़ी और रमेश चंद्र ये हैं। वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो अरविंद मेहता जी हैं। विजन प्लान देख लीजिए 15 वर्ष का। रणनीतिक नियोजन, और इसको हटाइए, ये उतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मुद्रा में हम चलते हैं। देखिए, मुद्रा क्या है? मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम, स्थगित भुगतान के मान, मूल्य मापांक और मूल्यों के संचय के साधन के रूप में प्रयोग की जाती है तथा जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, मुद्रा कहलाती है। जैसे रुपया या पैसा। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? हर्टले विदर्स व वावर के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट है। मार्शल जी क्या कहते हैं? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। क्राउथर महोदय क्या कहते हैं? कि मुद्रा सामान्यतः वस्तु की विनिमय के रूप में प्रयोग की जाती है तथा मुद्रा की माप और संग्रह का भी कार्य करें।
ग्रैसम का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है मुद्रा का डिफिनीशन। बुरी मुद्रा, पुरानी मुद्रा, अच्छी मुद्रा नई मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। अब दोस्तों साख मुद्रा आपने सुना होगा। देखिए यह मुद्रा व्यक्ति की साख पर निर्भर करती है जो विधि सम्मत नहीं होती है, जिसे स्वीकार करना बाध्यकारी नहीं होता है, साख मुद्रा कहते। जैसे चेक है, डीडी है, शपथ पत्र है, हुंडी है, ये सब क्या है, साख मुद्रा है। लीगल मनी क्या होती है, वैधानिक मुद्रा। इस प्रकार की मुद्रा सरकार या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की जाती है, जो एक विधान के अंतर्गत होता है, वैधानिक मुद्रा कहलाती है। मुद्रा की तरलता की बात करें तो मुद्रा में किया गया भुगतान जो बिना किसी हानि के वस्तु या सेवा में परिवर्तित हो जाए, तरलता कहलाती है। रुपये का प्रतीक देखिए, जुलाई 2010 में दिया गया था। आईआईटी मुंबई के इंजीनियर श्री उदय कुमार ने भारतीय मुद्रा के प्रतीक को ये जो है ये रुपया दिया था। यहाँ पर जैसे डॉलर है, पाउंड है, येन है, यूरो है, भारतीय रुपया है। अब चलिए हम सीमित सिक्का, असीमित सिक्का देखते हैं। सिक्के के दो प्रकार हो, जिस शाखा के अंतर्गत सिक्के का अध्ययन किया जाता है उसको न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी फैक्ट है। सीमित सिक्का, असीमित सिक्का दो प्रकार के होते हैं। ऐसे सिक्के जिन्हें सरकार भारत के द्वारा चलन से बाहर कर दिया है, सीमित सिक्के 5 पैसा, 10 पैसा, ये सब। असीमित हैं ऐसे सिक्के जो वर्तमान में चलन में 1, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, ये भी कुछ दिन में चलन से बाहर हो जाएंगे। देखिए जहाँ सिक्कों की ढलाई की जाती है उसे टकसाल कहा जाता है और टकसाल को मिंट भी कहा जाता है। वर्तमान में भारत में 4 टकसालें हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। नोएडा सबसे नई टकसाल है और मुंबई सबसे पुरानी टकसाल है। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अब डिमोनेटाइजेशन को देखते हैं। विमुद्रीकरण, देखिए जब अर्थव्यवस्था में काले धन की अधिकता हो जाती है तो इस धन को नष्ट करने के लिए एक प्रक्रिया की जाती है जिसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं। इसके अंतर्गत सरकार चलन मुद्रा के चलन से बाहर करके उसके स्थान पर नई मुद्रा को चलन में लाती है। 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को चलन से बाहर कर के उनके स्थान पर 500 की नई नोट और 200 रुपये की नोट, ये 2000, देखिए 500, 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे और 500 रुपये की नई नोट, 200 रुपये की नई नोट पहली बार चलन में आई। देखिए मुद्रा का विकास, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, धातु मान, पात्रमान, प्लास्टिक मनी, इसका विकास कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ये कैशलेस मुद्रा अब चलन में आ गई, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे। ये मुद्रा का अवमूल्यन देखते हैं। जब किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा की विनिमय दर को अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो यह घटना मुद्रा का अवमूल्यन कहलाती है। स्वतंत्रता के बाद अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, 1949 में, 66 में, 91 में। मुद्रा के अवमूल्यन से देश का निर्यात जो है वो बढ़ता है, एक्सपोर्ट क्या है वो बढ़ेगा। मुद्रा का अधिमूल्यन क्या है, प्रमुख उद्देश्य आयात को बढ़ावा देना है। देखिए जब किसी देश के द्वारा अपनी मुद्रा की विनिमय दर को सामान्य स्तर से बढ़ा दिया जाता है तो इस घटना को मुद्रा का अधिमूल्यन कहते हैं। ठीक है, ये जैसे डॉलर के रेट्स हैं। कृषि को हम देखते हैं। अब देखिए सब कुछ प्रतीक्षा कर सकता है परंतु कृषि नहीं, यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। और कृषि जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। रेड कॉलर श्रमिक ये कृषि क्षेत्र से संबंधित हैं और प्राथमिक क्षेत्र को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। चलिए अगला है फादर ऑफ इकोनॉमी इकोलॉजी। देखिए एमएस स्वामीनाथन को यूनेप के द्वारा आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा दी गई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनाइटेड नेशन और यहाँ पर देखा जाए तो इसका कार्यालय जो है नैरोबी में है। अगला पॉइंट है भारतीय कृषि का जो इतिहास है मोहिंदर सिंह रुधवा के द्वारा लिखा गया है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है, पूछेगा भी। 3 प्रकार की खेती होती है भारत में, रबी की फसल, खरीफ की और जायद की। बुआई होती है अक्टूबर नवंबर में और कटाई होती है मार्च अप्रैल में। रबी की गेहूँ, जौ, चना, मटर, आलू, अरसी, ये सब।
और इसकी बुआई जून जुलाई में होगी खरीफ की, और कटाई होगी अक्टूबर नवंबर। जैसे धान, बाजरा, ज्वार, तिल, उड़द, ठीक है, तंबाकू, ये सब हो गया। जायद की फसलें, इनकी बुआई मार्च अप्रैल में होगी और कटाई जून जुलाई में, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूजा, खरबूजा, ये सब। जो भारत सरकार का फसली वर्ष होता है वो 1 जुलाई से 30 जून के मध्य होता है। एफसीआई को देखते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। देखिए, भारतीय खाद्य निगम अधिनियम 1964 के तहत 1965 में की गई तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत इसका गठन हुआ है। और एफसीआई का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। एफसीआई का कार्य है आपातकालीन स्थिति के लिए अन्न का भंडारण करना, जिसे बफर स्टॉक भी कहा जाता है। कृषि कीमत आयोग हम छोड़ेंगे, एमएसपी को देखते हैं। देखो, वर्तमान में 25 फसलों का एमएसपी जारी किया जाता है। फसल की बुआई के पहले, यानी कि वर्ष में 2 बार जारी किया जाता है एमएसपी, एक बार रबी की बुआई के पहले और एक बार खरीफ की बुआई के पहले। गन्ने के लिए एमएसपी के स्थान पर सीएसीपी द्वारा एफआरपी, फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य जारी किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। एफआरपी जारी करते हैं, एमएसपी की जगह एफआरपी। हरित क्रांति को देखते हैं। हरित क्रांति का प्रतिपादन डॉक्टर विलियम गॉड ने किया है और वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति का जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग को माना जाता है। ठीक है, बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में हरित क्रांति की जनक जो है डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सन 1987 में पहला विश्व खाद्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। और ये मेनली क्या है, 1966-67 में खरीफ की फसल के साथ ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई और इसमें गेहूं, अनाजों के उत्पादन में 50 गुना की वृद्धि, ये सब जो है लक्ष्य वगैरह रखे गए थे। चलिए हटाइए इसको। अब मैं देखूंगा, हरित क्रांति के दौरान भारत की प्रधान जो मंत्री रही हैं वो इंदिरा गांधी रहती हैं और रही हैं। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं पर पड़ा है, थोड़ा बहुत धान पर पड़ा और सबसे नकारात्मक प्रभाव दलहन व मोटे अनाजों पर पड़ा है। चलिए बाकी हम नहीं देखेंगे। ये है पॉइंट इंपॉर्टेंट। गोविंद बल्लभ कृषि विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1960 में की गई है। कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, लाल क्रांति मांस या टमाटर, और ये गुलाबी क्रांति प्याज या झींगा उत्पादन से है। पीली क्रांति सरसों या तिलहन उत्पादन, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन, और खाकी क्रांति चमड़ा उत्पादन, सुनहली क्रांति फल के उत्पादन, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, गोल उत्पादन में आलू उत्पादन है, मूंग क्रांति में मोटे अनाजों के उत्पादन के, ग्रीन गोल्ड क्रांति जो है वो चाय उत्पादन से है, सेफ्रॉन क्रांति क्रेशर से है, काली या कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से है, इम्पोर्टेंट है, और पराभनी क्रांति ये भिंडी उत्पादन से है, रजत रेशा क्रांति व्हाइट गोल्ड क्रांति ये कपास उत्पादन से है। कपास को सिल्वर फाइबर कहा जाता है। ठीक है, सिल्वर फाइबर कपास को कहते हैं। स्वर्ण रेशा क्रांति यानी कि गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं। अमृत क्रांति, ये नदियों को जोड़ने से संबंधित क्रांति है। इंद्रधनुषी क्रांति बहुत पूछता है, सभी क्रांतियों का समावेशन है इसमें। और एनएच क्रांति क्या है, राजमार्गों से संबंधित है, सड़कों को जोड़ने के संबंध में है। चलिए अगला चलते हैं। श्वेत क्रांति देखते हैं। श्वेत क्रांति को धवल या दुग्ध क्रांति के नाम से जाना जाता है और 1970 में ऑपरेशन फ्लड चलाया गया और सूत्रधार इसके डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए 1995 एनडीआरआई यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करनाल हरियाणा में की गई है
और 26 नवंबर को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 322 ग्राम है। अब जोत को देखते हैं। जोत के प्रकार: सामान्य जोत, सीमांत जोत, लघु जोत, लघु मध्यम जोत, मध्यम जोत, बृहद जोत। 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो होगा वो बृहद कृषक है और 1 हेक्टेयर से कम में सीमांत कृषक है। ठीक है। और वर्तमान में देखा जाए तो भारत में सर्वाधिक सीमांत जोत ही है। 1 हेक्टेयर में 3.95 बीघा आता है। चकबंदी क्या हुआ? भारत में पहली बार चकबंदी की शुरुआत 1920 में गुजरात के बड़ौदा नामक स्थान पर की गई, जबकि उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत 1954 में मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील से हुई थी और 1958 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो गई। देखिए, भारत में चकबंदी हुई थी तो उस समय भारत का वाइसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था 1916 से 21 के मध्य। चलिए, हम और नहीं देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास समय कम है। चलिए, नाबार्ड को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म है। 1979 में स्थापना हुई। शिवरामन कमेटी का गठन किया गया और बूशी कमेटी के सुझाव पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई और उस समय छठी पंचवर्षीय योजना प्रभावित थी। नाबार्ड का कार्यालय मुख्यालय पूछता है मुंबई में है और नाबार्ड का क्षेत्रीय कार्यालय प्रत्येक राज्य की राजधानी में है। नाबार्ड के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये दोस्तों थोड़ा सा चेक करिएगा, नोट्स पुरानी है, मैं भी यही हूँ, लेकिन मैं इसको होमवर्क आपको देता हूँ। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? ठीक है। लीड बैंक हम छोड़ेंगे, आरआरबी को देख लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना नरसिंघम कमेटी की अनुशंसा पर हुई। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1975 में की गई और 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आता है। और आरआरबी का काम देख लेते हैं। इसका प्रमुख काम ग्रामीण विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना है और वर्तमान में आरआरबी की संख्या 43 है। चलिए, बाकी नाफेड देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। स्थापना 2 अक्टूबर 1958 में हुई। नाफेड का मुख्यालय बहुत पूछता है नई दिल्ली में और कृषि विपणन इसका मुख्य कार्य है। ट्राइफेड क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। 1987 में इस्टेब्लिश हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। ट्राइफेड का काम क्या है? जनजातियों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उचित मूल्य निर्धारण करना। ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका भी नई दिल्ली में है। हटाइए इसको, एज भी हटाएंगे। और इसके बाद हम देखेंगे KCC देखते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जो 40-42 फैक्ट देखे थे तो उसमें KCC का हमने जो है थोड़ा सा किसान क्रेडिट कार्ड को 1996 बता दिया था, वो गलत था। KCC जो है प्रारंभ हुई है 1998-99 में प्रारंभ हुई है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 1998-99। एक क्वेश्चन और गलत हुआ था। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, सेबी, ठीक है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी जो शेयर बाजार वाला है, इसके अजय त्यागी जी हैं। इसको भी आप लोग सुधार कर लीजिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट ये है। इसमें अल्पकालिक व मध्यमकालिक ऋण मिलता है। 5,000 से 3 लाख तक का लोन मिलता है KCC में। ठीक है। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन से संबंधित है और बाकी हम इसकी डिटेल्ड जानकारी नहीं लेंगे। और सेरीकल्चर देखते हैं, रेशम कीट पालन से संबंधित है। रेशम कीड़े का पालन होता है शहतूत के पेड़ में और रेशम कीट के लार्वा को कैटरपिलर कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेढक, टैडपोल, कॉकरोच, लिम्फ, मधुमक्खी, ग्रप्स, मक्खी, मैंगोट, ये भी देख लीजिएगा। चलिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम जो है कर्नाटक में बनती है। और बाकी हटाइए। PC कल्चर क्या है? मत्स्य
पालन से संबंधित है। मछलियों का जो अध्ययन है वो इक्थोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मछलियाँ गिल्स से श्वसन करती हैं। जो मछलियाँ फेफड़े से श्वसन करती हैं उन्हें डिप्लोर्ड कहा जाता है। भारत में मत्स्य उत्पाद करने वाला आंध्र प्रदेश, जबकि विश्व में चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है। देख ही लेते हैं कुछ। मोरी कल्चर, रेशम उत्पाद के लिए शहतूत की खेती की जाती है। पोमी कल्चर फलों का अध्ययन है। विटी कल्चर अंगूर की खेती काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओल्वी कल्चर जैतून की खेती। हार्बोरी कल्चर वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन है। हाइपोपोनिक्स ये जल में खेती करना है। एयरोपोनिक्स वायु में खेती करना है। ठीक है। उद्योग अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है और बाकी हम हटाएंगे। चलिए, है बहुत चीज़ें, लेकिन चलिए। नई आर्थिक नीति 24 जुलाई 1991 में चलाई गई और 1991 में भारत के पीएम श्री नरसिम्हा राव थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। और इस नीति में राव मनमोहन नीति या एलपीजी नीति के नाम से भी जाना जाता है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। यह है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। एमआरटीपी क्या है? मोनोपोली रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस, 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया है, चलन में नहीं है। फेरा और फेमा बहुत पूछता है। फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट है, इसको समाप्त किया गया और उसके स्थान पर 1999 में फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट फेमा लागू किया गया है। फेरा नई आर्थिक नीति के अंतर्गत फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को समाप्त किया जा चुका है और उसके स्थान पर 1999 में फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आया है। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र है, 2005 में एक्सिस्टेंस में आया। और सेज अधिनियम सन 2005 में पारित हुआ था और इसके प्रभाव में और इसके तहत 2006 में विदेशी निवेशकों को एक भूभाग दिया जाता है और वहाँ पर आधारभूत ढांचा वह स्वयं तैयार करता है। जो उत्पादन होता है उसे निर्यात कर दिया जाता है, जिसे निर्यात बढ़ता है और परिणाम स्वरूप देश की साख वैश्विक स्तर पर मजबूत होती है। फेरा की बात करें, 1973 फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999 में बदल गया। ठीक है, हटाइए। उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। देखिए, सूक्ष्म उद्योग 1 करोड़ से कम वाले हैं, लघु उद्योग 1 करोड़ से ज़्यादा, 10 करोड़ से कम, मध्यम ये हैं। अच्छा, बृहद उद्योग देते हैं 20 करोड़ से जो ज़्यादा है। बजट देखते हैं। बजट अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, इन पर चलता है। अर्थव्यवस्था में बजट की संरचना देखते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल जो नॉर्मल ईयर होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, लेखा आय व्यय एक वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होता है। देखिए, एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वित्तीय वर्ष मानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च, और सामान्य जो ईयर होता है नॉर्मल ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ये चलता है। और देखिए, बजट की संरचना देखते हैं। बजट का निर्माण वित्त मंत्रालय करेगा। प्रस्तुत कौन करेगा बजट? भारत का राष्ट्रपति, प्रस्तुत करता है। और एक प्रकार से इसको हेड टाइप होता है राष्ट्रपति, और प्रस्तुत जो करता है वो वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। वित्त मंत्रालय इकोनॉमिक डिपार्टमेंट को देखते हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल सर्विस डिपार्टमेंट और DIPAM, ये सब वित्त मंत्रालय के अंग हैं। देखिए, DIPAM ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हम डी इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, विनिवेश। सार्वजनिक क्रम में सरकार की भागीदारी को करना विनिवेश कहलाता है। ठीक है। स्लोगन है मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस।
इसको बजट की संरचना, राजस्व खाता और पूंजी खाता। चलिए, रेवेन्यू अकाउंट इतना देखेंगे, कैपिटल अकाउंट ये देखेंगे इतना ज़्यादा तो समय लगेगा। चलिए, कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट मिलेगा तो बताते हैं। डेफिसिट क्या होता है? घाटा। रेवेन्यू डेफिसिट एक राजस्व घाटा होता है। फिजिकल डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू और प्राइमरी डेफिसिट, ये सब घाटे के प्रकार हैं। राजकोषीय घाटा देखते हैं। एक वित्तीय वर्ष में सरकार के द्वारा प्राप्त की गई कुल वास्तविक आय तथा उद्योग एवं अन्य देनदारियों का अंतर राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब दोस्तों, राजकोषीय घाटे के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? राजकोषीय घाटा एक वर्ष के समयांतराल में सरकार में वास्तविक घाटे के आकार को दर्शाता है और यह एक वर्ष के समस्त उधार व अन्य देनदारियों के आकार को दर्शाता है, व्यक्त करता है। 1 व 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। राजकोषीय घाटा अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य का सबसे अच्छा संकेतक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान के। बाकी ये देखिए, जो इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों उनको मैं हटा चलूँगा। IMF पूछता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, बाकी ये नहीं पूछता। और देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा आप लोग, जहाँ अगर आपको समझ में आता है कि सही होगा। अब दोस्तों, टैक्सेस पर आ जाते हैं। कर क्या है? सामाजिक कल्याण के लिए सरकार के द्वारा जनता पर डाला गया अतिरिक्त मुद्रा का भार टैक्स कहलाता है। टैक्स हीवन कंट्री, ऐसे देश जहां पर कर बिल्कुल नहीं लगता है या नाम मात्र का लगता है, टैक्स हीवन कंट्री कहलाते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड हो गया, जिब्राल्टर हो गया, ये सब। कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रतिगामी कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली और अधोगामी कर प्रणाली, ये कई प्रकार होते हैं। प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम क्या है? जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स दर भी बढ़ती जाती है, तो इस प्रणाली को कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम, ठीक है। व्यक्ति की आय बढ़ने के साथ साथ उसके कर की दर में कमी आ जाती है, तो प्रतिगामी कर प्रणाली कहलाती है। आनुपातिक क्या कहलाती है? आय कितनी भी बढ़ जाए परंतु कर की दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी प्रणाली आनुपातिक कर प्रणाली है। अधोगामी क्या है? जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता जाता है कर की दर बढ़ती जाती है, परंतु एक निश्चित सीमा के बाद कर की दर स्थिर हो जाती है। ऐसी कर प्रणाली जो है अधोगामी कर प्रणाली कहलाती है। भारत में अधोगामी कर प्रणाली ही है। और टैक्स के अंतर्गत कुछ टर्म्स हैं। टैक्स, ड्यूटी, फी, सेस, सरचार्ज, फाइन, ये क्या है? सब है। फाइन क्या होता है? असंवैधानिक गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार के द्वारा लगाया गया दंड, आर्थिक दंड, जो जुर्माना है वो फाइन कहलाता है। कर के प्रकार देखेंगे। प्रभाव के आधार पर प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर है। प्रकृति के आधार पर प्रगतिशील, प्रतिगामी, आनुपातिक और अधोगामी। डायरेक्ट टैक्सेस क्या हैं? कर का प्रारंभिक भुगतान करने वाला ही कर का अंतिम भार वहन करता है, इस अर्थात इसे किसी के ऊपर डाला नहीं जाता। जैसे प्रत्यक्ष कर, आयकर, निगम कर, संपत्ति कर है, कॉर्पोरेट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? आयकर। इसके बाद प्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात एक ही व्यक्ति पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर क्या है?
अप्रत्यक्ष कर में कराघात और करापात अलग अलग लोगों पर लगाया जाता है। अप्रत्यक्ष कर प्रतिगामी प्रकृति का होता है और कर प्रशासन सस्ता होता है और कर चोरी की संभावना नहीं होती है और ये समता मूलक नहीं होता है। प्रगतिशील कर कौन नहीं है? तो ये दोस्तों जीएसटी इसमें नहीं है। इनकम टैक्स की बात करें तो एक वित्तीय वर्ष में किसी व्यक्ति की कुल आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। भारत में सरकार की शुरुआत 24 जुलाई आयकर की शुरुआत 24 जुलाई 1860 में लॉर्ड कैनिंग के वित्तीय सलाहकार जेम्स विल्सन के द्वारा की गई थी। 24 जुलाई को आयकर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20-21 के लिए टैक्स रेट देख लीजिए। 0 से 2.5 लाख तक कोई कर नहीं है। 2.5 से 5 लाख तक 5% है। 5 से 7.5 लाख पर 10% है। ये सब जो है 7.5 से 10 लाख में 15% है। संपत्ति कर, व्यय कर, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। दोस्तों यहाँ पर सेवा को कर के दायरे में किस समिति के सुझाव पर लाया गया? तो राजा जी चलैया समिति के अनुसार। और इस समिति के सुझाव के आधार पर 1993-94 में सेवा कर की शुरुआत की गई है। और दोस्तों देखा जाए तो 93-94 में सिर्फ 3 सेवाओं पर कर लगाया जाता था: टेलीफोन सेवा, जनरल इंश्योरेंस सेवा और स्टॉक एक्सचेंज पर। वर्तमान में क्या है, सभी प्रकार की सेवाओं पर यह टैक्स लगता है। दोस्तों जीएसटी के प्रकार पूछेगा: एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। ठीक है। आईजीएसटी का उल्लेख 269 ए में किया गया है। जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच व्यापार होता है तो आईजीएसटी कर लगता है। एसजीएसटी और सीजीएसटी ये दोनों का योग 18% होता है। देखिए, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया 1954 में। भारत में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं और एकमात्र धातु सोना है जिस पर जीएसटी 3% है। जीएसटी का ध्येय वाक्य नारा है: एक राष्ट्र एक कर। ठीक है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में 15 डिजिट होते हैं और जीएसटी 122वें संविधान संशोधन के रूप में पेश किया गया था तथा 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित किया गया है। ठीक है। भारत में जीएसटी विजय केलकर समिति के सुझाव पर लागू किया गया और हाल ही में जो इसको हटाइए, अब दोस्तों इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ब्रिक्स हो गया, एफएओ हो गया, डब्ल्यूएचओ, एनडीबी हो गया, एडीबी हो गया, सार्क हो गया, बिम्स्टेक हो गया, यूएनडीपी हो गया, यूनेस्को हो गया, एशियन हो गया, नाफ्टा हो गया। आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। बाकी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक में सदस्य देश 189 हैं। आईएमएफ की वर्तमान अध्यक्ष क्रिस्टलीना जारवीवा हैं और वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। आईएफसी क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन है। आईसीएसटीडी का भारत सदस्य देश नहीं है। ब्रिक्स में हो गया ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है। डब्ल्यूटीओ देखते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पुराना नाम गैट था। जनरल एग्रीमेंट ऑफ
टोरिफाइड एंड ट्रेड इसका फुल फॉर्म है। 1948 में स्थापना की गई। 95 में दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के एक देश उरुग्वे एक सम्मेलन हुआ जिसे उरुग्वे चक्रवाती के नाम से जाना जाता है, और इसी सम्मेलन के परिणाम स्वरूप WTO प्रभाव में आया है। भारत इसका संस्थापक सदस्य देश है। NDB देखते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक है। मुख्यालय संघाई चाइना में है। अध्यक्ष मार्कोस ड्राइजो हैं। FAO की मुख्यालय इटली में है। ठीक है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका मुख्यालय ही रट लीजिए, बाकी क्या करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। नाफ्टा की बात करें, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और बिम्स्टेक का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। बिम्स का। सार्क का, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, 8 दिसंबर 1985 ढाका बांग्लादेश में स्थापना हुई, और मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। और यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, 4 नवंबर 1945 को इस्टेब्लिश हुआ। सदस्य देश 193 में है। मुख्यालय पेरिस में है। आंद्रे अजोले में भी बदल गए हों, देख लीजिएगा। मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन देखते हैं। अंग्रेजी भाषा में अर्थ होता है प्रसार या फैलाव। देखिए, मुद्रास्फीति का शाब्दिक अर्थ प्रसार या फैलाव होता है, अर्थात जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की तरलता में वृद्धि हो जाती है और कीमतों में वृद्धि हो जाए और परिणाम स्वरूप रुपये की क्रय शक्ति कम हो जाए, तो यह घटना मुद्रास्फीति कहलाती है। मुद्रास्फीति का ये हो गया। स्टैगफ्लेशन देख लेते हैं, गतिहीन मुद्रास्फीति। देखिए, जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों उच्च अवस्था में पहुंच जाती है तो यह स्थिति गतिहीन मुद्रास्फीति कहलाती है, और इस स्थिति में वित्तीय अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। भारत में मुद्रास्फीति की माप WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स के द्वारा की जाती है, और इसका प्रकाशन वाणिज्य आर्थिक कार्यालय के द्वारा किया जाता है, और इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं को मापा जाता है। वर्तमान में 697 वस्तुएं शामिल है। आधार वर्ष 2011-12 है। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। CPI भी मुद्रास्फीति मापने के एक अच्छा सूचकांक है, और इसमें स्फीति का मापन खुदरा बाजार मूल्य के आधार पर किया जाता है। मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ किसको होता है? ऋणी को होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, गुड्स सर्विसेज कैपिटल्स पर भुगतान संतुलन क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए, एक दी हुई समयावधि में किसी एक देश का शेष विश्व के साथ चालू खाते और पूंजी खाते दोनों पर की समस्त लेनदारियों तथा देनदारियों का लेखा जोखा भुगतान संतुलन कहलाता है। कैपिटल अकाउंट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एक्सटर्नल असिस्टेंस रहेंगे। FDI, FII, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। करंट अकाउंट क्या है? एक देश का शेष विश्व के साथ दी गई समयावधि में जो वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन का लेखा जोखा है वो करंट अकाउंट है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को देख लेते हैं। जब विदेशी उद्यम या उद्यमी लाभ या उत्पादन से प्रेरित होकर अपनी परिसंपत्ति को किसी देश में निवेश करता है तो इसे उस देश के संदर्भ में विदेशी निवेश कहा जाता है। इसके परिणाम स्वरूप देश में पूंजी तथा तकनीकी का आगमन होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है दो प्रकार से होता है। FDI यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और FII या PET पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। देखिए, FDI क्या है?
मार्च 2013 में एफडीआई तथा अरविंद मायाराम समिति का गठन किया गया और इसमें निवेशक के द्वारा किसी देश की भौतिक संपत्तियों में निवेश किया जाता है। एफडीआई एफडीआई दीर्घकालिक निवेश है और दो प्रकार का, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अब ग्रीन फील्ड क्या है? ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसके माध्यम से नई कंपनी, इकाई या संरचना का विकास किया जाता है, जैसे वो ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। ब्राउन फील्ड में ऐसा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो पहले से चल रही संस्था में किया जाता है, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है आरबीआई और फेमा के द्वारा नियंत्रित होता है। वर्तमान में सर्वाधिक एफडीआई सिंगापुर से प्राप्त होता है और दूसरे स्थान पर मॉरिशस है। एफडीआई वर्जित है निम्नलिखित क्षेत्रों में: जुआ, लॉटरी, सट्टेबाजी, परमाणु ऊर्जा। देखिए, एनआरआई के द्वारा किया गया निवेश एफआईआई के अंतर्गत नहीं आता है, इसका नियंत्रण सेबी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इकोनॉमिक्स के काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हो गए। 40 मिनट का वीडियो हो गया, बहुत लंबा हो गया है, लेकिन पूरी इकोनॉमिक्स को मैंने यहाँ पर आपके नज़रों से गुजार दिया है। तो आशा है बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी और इन्हीं पॉइंट्स को आप तैयार कर लें और एट लास्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें जिससे सभी तक ये पहुँच सके।